गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए, पिछले लेक्चर्स में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देख रहे थे, जहाँ पे से हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को कंप्लीट कर चुके हैं। जहाँ से हम लोग SN1 SN2 ये कैसे हम लोग को रिएक्शंस कराता है वो सारा कुछ हम लोग कवर कर चुके हैं। ठीक है, अब इसका हम लोग बहुत सारे रिएक्शंस को भी देखेंगे, लेकिन कुछ और भी टर्म्स को हम लोग पढ़ लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, सभी से रिलेटेड जितना भी रिएक्शंस होता है वो सारे रिएक्शंस को हम लोग एक एक करके क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो अब सबसे पहले जैसे एलिमिनेशन रिएक्शंस जो पढ़ाए थे, फिर हम बताए थे वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और क्या बताए थे, एडिशन रिएक्शन। तो सभी के बारे में हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। जिसमें से पहला पोर्शन जो था वो हम लोग को क्या था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, वो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हमें पढ़ना है क्या चीज़, हम लोग पढ़ना है एलिमिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन बहुत सारे हम लोग को पढ़ना होता था, लेकिन हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए सभी को पढ़ना जरूरी नहीं है। हम लोग को सिर्फ एक एलिमिनेशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है। वो क्या रहेगा, जब हम लोग कोई अल्काइल हैलाइड को रिएक्शंस करवाते हैं अल्कोहलिक KOH के साथ, तो वहां से क्या होता है, एलिमिनेट होता है वहां से हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन रिमूव होता है और साथ ही साथ कौन रिमूव होता है, हैलोजन, और वहां से अल्किन का फॉर्मेशन होता है। मतलब वहां पे कोई जुड़ेगा नहीं, बल्कि ऑटोमेटिक वहां से क्या होगा, रिमूव होगा, हाइड्रोजन भी रिमूव होगा और हैलोजन भी रिमूव होगा। तो वहां से सिर्फ उस रिएक्शन में क्या हो रहा है, निकलने का काम हो रहा है। इसलिए वैसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बहुत सारे रिएक्शन, जिसमें से पहला जो हम लोग क्या देख रहे हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन। अब एलिमिनेशन रिएक्शन को कैसे बोलेंगे, जब रिएक्शंस कराता है अल्काइल हैलाइड किसके साथ, अल्कोहलिक KOH के साथ। कल के लेक्चर्स में भी आपको बताया गया था कि जो KOH रहता है ये हम लोग को न्यूक्लियोफाइल के जैसा भी ट्रीट करता है। कैसे, ये होता है प्लस और ये क्या होता है, माइनस। तो यही जाकर के हम लोग को अटैक करता है। नेगेटिव पार्ट आना या फिर उसमें लोन पेयर आना, वही हम लोग को क्या कहलाता था, वो हम लोग को ट्रीट करता था किसके जैसा, हम लोग को न्यूक्लियोफाइल के जैसा, और ये जाकर के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता था। लेकिन आप लोग को ये भी बताया था कि अगर कहीं कहीं KOH सिर्फ लिखा रहे, या तो फिर आपको ऐसा लिखा रहे KOH और यहाँ पे एक्वस मीडियम में रखा जाए, तो ये दोनों कहानी एक ही होता है। लेकिन इसी के जगह हम लोग को लिखा रहे KOH और यहाँ पर लिखा रहे एल्कोहलिक, जैसे लिखा रहे एल्कोहलिक, उसमें एल्कोहल की मात्रा रहे, तो उस समय ये अलग रिएजेंट काम करेगा और ये हम लोग को अलग रिएजेंट काम करेगा। ये कभी कभी KOH सिर्फ लिखा रहेगा, इसके बगल में कुछ नहीं लिखा रहे, फिर भी वो वैसा ही ट्रीट करेगा जैसे हम लोग SN2 में किए थे। और अगर वहाँ पे एक्वस भी लिखा रहे तो ये दोनों का मतलब क्या होता है, सेम ही होता है। लेकिन जब हम लोग को KOH के बगल में अगर कहीं एल्कोहलिक लिखा रहे तो इसका मतलब बदल जाता है। अभी ये हम लोग को न्यूक्लियोफाइल के जैसा ट्रीट नहीं करेगा। कहने का मतलब यहाँ पर हम लोग अटैक कर रहे थे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, वैसा यहाँ पे काम नहीं करेगा। ये हम लोग को एलिमिनेशन रिएक्शन में चल जाता है, सब्स्टिट्यूशन में नहीं। ये किस में पार्टिसिपेट करता है, एलिमिनेशन में। अब देखते हैं कि कैसे कैसे अलग है, दोनों डिफरेंट क्या है, उसको हम लोग दोनों कहानी को समझेंगे। क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग जाकर के कंफ्यूज होते रहते हैं, चाहे मतलब वहाँ पे कन्वर्जन हो या फिर रिएक्शंस डायरेक्ट पूछ दे या फिर कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ दे, तो वहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है वहाँ पे KOH एल्कोहल में लेना है कि KOH एक्वस में लेना है। तो चलो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एल्कोहलिक KOH का। जब हम लोग अल्काइल हैलाइड किसको बोल रहे थे, जैसे एग्जांपल पूरा लेते हैं, हम लोग क्या लेते हैं, जैसे मान के चलो CH3 CH2 और यहाँ पर ले लेते हैं CH2, यहाँ पर ले लेते हैं कोई भी हैलाइड, या फिर मान के चलो यहाँ पे Cl ले लिए। इसको अगर हम लोग रिएक्शंस करवा रहे हैं KOH के साथ, अगर हम लोग सिर्फ KOH के साथ कराएंगे तो आपको याद होना चाहिए कि यहाँ पे Cl हटता है और कौन जुड़ता है, OH। मतलब यहाँ पे हम लोग को बनता CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे क्या होता है, OH, यहाँ से K प्लस और यहाँ से Cl माइनस मिल करके क्या बना देता है, KCl। तो ये अगर यहाँ पे KOH लिखा रहे या फिर इसी के बगल में क्या लिखा रहे, एक्वस, तो ये दोनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है। तो वो क्या होता है कि डायरेक्टली जा करके वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आता है अटैक करके, और पे बाहर निकाल करके कौन लग जाता है, वहाँ पे OH। लेकिन अगर यहाँ पर हम लोग कोई एल्कोहलिक का यूज करते हैं यही रिएक्शन में, कहने का मतलब अगर CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे Cl रहे, इसमें अगर हम लोग KOH डाल रहे हैं, लेकिन अबर क्या शर्त है कि इसको हम लोग ले रहे हैं एल्कोहलिक में। क्या चीज ले रहे हैं हम लोग, एल्कोहलिक में। एल्कोहलिक को पूरा एल्कोहलिक लिखा जा सकता है या फिर एल्कोहल लिखा रहेगा, या तो फिर सिंपल आपका ALC लिखा रहेगा, इसका मतलब भी होता है एल्कोहलिक।
क्या होता है, एल्कोहलिक। तो अगर देखो यहाँ पे रिएजेंट KOH अभी भी डाला था, यहाँ पर भी क्या डाल रहे हैं, KOH, लेकिन जब यहाँ पे एक्वस में या फिर कुछ नहीं लिखा रहता है तब हम लोग को क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ Cl को हटा करके या फिर कोई भी हाइलाइट को हटा करके वहाँ पे क्या लग जाता है, OH लग जाता है। लेकिन वही अगर रिएक्शंस में हम लोग एल्कोहलिक डाल देते हैं तो एल्कोहलिक यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शंस कराता है। अब ये करता है क्या, जैसे ये चीज़ डालते हैं तो ये Cl ऑटोमेटिक बाहर निकल जाता है और साथ ही साथ यहाँ से हाइड्रोजन भी रिमूव होता है। तो यहाँ से क्या क्या चीज़ का फॉर्मेशन होता है ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को क्या होता है, डायरेक्टली ये अल्किन में बदल जाता है। जैसे कि CH3 था, यहाँ पर CH2 था, यहाँ पर हम लोग को CH2 था, यहाँ पर क्या था, Cl। तो ये Cl हम लोग को बाहर निकल जाता है, ठीक है, बाहर निकाल दिए। उसके बाद हम लोग को क्या होता है, यहाँ उसी के बगल जहाँ पे Cl लगा रहता है उसी के बगल वाला कार्बन से एक हाइड्रोजन भी बाहर निकलता है। कहने का मतलब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन था तो अभी कितना बचेगा, एगो। अब इसके पास भी 3 बॉन्ड, इसके पास भी 3 बॉन्ड, तो ये आपस में यहाँ पे क्या बना लेते हैं, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। मतलब यहाँ से हम लोग क्या बनता है, अल्कीन बनता है। क्या चीज बनता है, अल्कीन, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये होता है हम लोग को एलिमिनेशन रिएक्शंस। क्या होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो इन लोग किस प्रकार से यहाँ पे काम कर रहा है, समझ में आ रहा है। जैसे कि अब यहाँ पे समझने रहे, ठीक है, ये कहानी समझ में आ रहा है कि एल्कोहलिक का कैसे क्या कर रहे हैं। सो सारा कुछ नोट्स में लिखा रहेगा, टेंशन नहीं लेना है। इससे रिलेटेड जितना भी हम लोग को रिएक्शंस आएगा, कन्वर्जन आएगा, वो सारा कुछ हम लोग डील करते चल जाएंगे। अब देखो दिक्कत कहाँ फंसेगा। सो दिक्कत ऐसा में अगर आ जाता है रिएक्शन तब आप फंस जाएंगे। CH3 CH, उसके बाद मान के चलो CH2 ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं CH, और यहाँ पर ले लेते हैं CH3, और यहाँ ले लेते हैं Cl। क्लियर है। उसके बाद अगर ये चीज़ हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली यूज करते हैं KOH, कैसा, एल्कोहलिक। कैसा लेते हैं, एल्कोहलिक। सर यहाँ से एक चीज़ जो समझ में आता है कि Cl को हटाएंगे और हम लोग क्या बनाएंगे, वहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएंगे, उस कार्बन के साथ क्या बनाएंगे, डबल बॉन्ड। अब देखो इस कहानी में क्या होगा, हम लोग को थोड़ा सा स्टेबिलिटी को देखते हुए जाना है अल्किन का, कि अल्किन जो बन रहा है, जैसे इस रिएक्शंस में देखो, जैसे ये चीज़ डालेंगे यहाँ पे हम लोग को क्या होगा, Cl हटेगा, इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा। अब इधर से इधर भी बना सकता है, इधर से इधर भी बना सकता है, क्योंकि देखो दोनों साइड वहाँ पे कार्बन है, तो वो लेफ्ट साइड भी बना सकता है, राइट साइड भी बना सकता है। इससे पीछे वाला एग्जाम्पल में 3 कार्बन लिए थे और साइड वाला में था, तो उसका उधर बनना तो पॉसिबल नहीं था, वो इधर वाला ही कार्बन में क्या कराता, डबल बॉन्ड बनाता। तो उसका तो एक ही कंडीशन था, लेकिन इसके पास 2 पॉसिबल है कि जैसे ये Cl हटेगा तो यहाँ से एक हाइड्रोजन हटेगा और यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा, तो एक बार यहाँ भी डबल बॉन्ड बना सकता है, एक यहाँ पर भी डबल बॉन्ड बना सकता है। कहने का मतलब जैसे ये चीज़ करेंगे तो हम लोग को प्रोडक्ट देखो ये चीज़ बनेगा, CH3 CH2, यहाँ पे CH, इधर था तुम्हारा क्या चीज़, CH3 था, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। एक तो ये प्रोडक्ट बनेगा, उसके बाद एक और बनेगा, क्या चीज़, तो देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे बन जाएगा आपका CH3। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो एक प्रोडक्ट ये बना, एक प्रोडक्ट ये बना। अब दोनों कंडीशन यहाँ पे हो सकता है। एक और अगर मान के चलो ये हाइड्रोजन को हटा देते हैं, एक और इधर कुछ जोड़ देते हैं, इधर भी बनने का पॉसिबल था। लेकिन हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि दो इस कंडीशन पे प्रोडक्ट बन रहा है, तो कौन सा हम लोग को ज़्यादा मेजर होगा। मेजर करने का मतलब कौन अच्छा प्रोडक्ट होगा जो ज़्यादा हम लोग को मिलेगा। अब ये दोनों में डिसाइड करना है कि कौन प्रोडक्ट हम लोग को करेक्ट है। करेक्ट तो दोनों मतलब बनेगा दोनों, लेकिन मेजर कौन बनेगा, सबसे ज़्यादा कौन बनेगा, ज़्यादा स्टेबल कौन है। तो ज़्यादा स्टेबल कौन है उसको पहचानेंगे। अब यहाँ पे जब भी डबल बॉन्ड का कहानी आता है तो यहाँ पे हम लोग कैसे उसका स्टेबिलिटी को चेक करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे देखना है अल्फा हाइड्रोजन। सर अल्फा हाइड्रोजन कहीं ना कहीं हम लोग काउंट किया करते थे जब कार्बोकैटायन होता था। तो हाँ बिल्कुल, जैसे कार्बोकैटायन को हम लोग स्टेबिलिटी को चेक करते थे कैसे, अल्फा हाइड्रोजन को करके कि किसके पास सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा वहाँ पे वो ज़्यादा स्टेबल होगा। उसी प्रकार से हम लोग को यहाँ पे अल्किन के केस में भी करना है। तो अल्किन जिस कार्बन पे बना होगा उसके अगल बगल वाला कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। अब उसके पास जितना हाइड्रोजन होगा उसको काउंट करेंगे, तो जो अल्किन के पास जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन मिलेगा वो उतना ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। काउंट करके देख लेते हैं। सबसे पहले देखो ऊपर वाला कंडीशन में, तो ये डबल बॉन्ड हम लोग को कहाँ बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है इस दोनों कार्बन पे। तो ये दोनों कार्बन का हाइड्रोजन को काउंट नहीं करेंगे, इसके बगल वाला। जैसे हम लोग को यहाँ पे बनाते थे इस प्रकार से,
यहाँ पे होता था कार्बोकैटायन, क्या होता था यहाँ पे कार्बोकैटायन, क्या इसी का हाइड्रोजन कौन करते थे क्या? नहीं, उसके बगल वाला इसको बोलते थे अल्फा, इसको बोलते थे अल्फा। उसी प्रकार से जब डबल बॉन्ड का बनाते हैं, जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लिए, इसके बगल बगल वाला, तो इस पोर्शन को कुछ नहीं बोलेंगे, इसके जो बगल वाला पोर्शन रहेगा इसको बोलेंगे अल्फा, इसको बोलेंगे अल्फा। क्या बात समझ में आ रहा है? उसी प्रकार से यहाँ पे डबल बॉन्ड जो इस कार्बन के पास भी बना रहेगा उस कार्बन को काउंट नहीं करेंगे, उसके बगल वाला कार्बन को बोलेंगे अल्फा पोजीशन। तो इधर तो हम लोग को कुछ है नहीं, इधर कुछ है नहीं, तो इधर वाला हम लोग को क्या हो जाएगा? अल्फा। तो अब देखना है कि इस अल्किन के लिए अल्फा कार्बन के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है। बता कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 2। तो इसका मतलब सर इसमें चलेंगे तो अल्फा जो हाइड्रोजन मिलेगा वो कितना मिल रहा है? 2 मिल रहा है। वही अगर हम लोग नीचे का केस में देखते हैं तो ये हम लोग को अल्किन बन रहा है ये दोनों कार्बन पे। अब इसके बगल में भी एक कार्बन, मतलब ये भी अल्फा, और इधर भी हम लोग को कार्बन, तो इसको भी क्या बोलेंगे? अल्फा। यहाँ पे हम लोग को 2 अल्फा कार्बन मिला, तो उसके पास हाइड्रोजन भी अवेलेबल है। कितने हाइड्रोजन अवेलेबल है? यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, टोटल कितना हो गया? 6। तो इसका मतलब ये जो डबल बॉन्ड है इस अल्किन के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन मिल रहा है? तो 6 अल्फा हाइड्रोजन मिल रहा है। अब बताओ यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन, बताओ सबसे ज़्यादा कहाँ है? नीचे वाला में। तो वही सबसे ज़्यादा क्या होगा? स्टेबल होगा। क्या स्टेबिलिटी चेक करने के लिए आ गया? तो इसका मतलब अगर ये रिएक्टेंट रहता, ये रिएजेंट डाले जिसमें KOH और वो भी कैसा है? अल्कोहलिक में, तो हम लोग को डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन तो होगा। आप बोले थे सर जहाँ पे हाइड्रोजन रहेगा वो रिमूव होगा, उसी के बगल वाला कार्बन से एक हाइड्रोजन भी रिमूव होगा, वहाँ पे आपस में क्या बन जाएंगे? डबल बॉन्ड। तो सर यहाँ पर देखें कि कार्बन तो इसके साथ Cl लगा था, तो इसके अगल बगल तक 2 कार्बन है सर, तो दोनों तरफ में किधर हम लोग को डबल बॉन्ड बनाएगा? इसके साथ बनाएगा कि इसके साथ बनाएगा? तो हम बोले दोनों से बनाएगा, लेकिन एक ज़्यादा बनता है, एक क्या बनता है? कम। तो हम लोग ज़्यादा वाला लेकर के चलते हैं जिसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है। तो अगर हम लोग इस कंडीशन पे बनाते हैं तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितना मिला? 2। अगर इसमें चलते हैं तो अल्फा हाइड्रोजन कितना मिलता है? 6। तो बताओ ज़्यादा स्टेबल कौन है? जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो इस प्रकार से हम लोग कैलकुलेट करेंगे और वही अल्किन को हम लोग लिखेंगे जो ज़्यादा स्टेबल होगा, वही हम लोग को मेजर प्रोडक्ट होता है। क्या बात समझ में आ गया? अगर ये चीज़ आप समझ चुके हैं तो एक और रिएक्शंस देते हैं, उससे समझने की प्रयास कीजिएगा। क्लियर है? यही सब छोटा छोटा टर्म्स जो नहीं समझता है वह जाकर के कन्वर्जन रिएक्शन में जाकर के पूरा फंसते चला जाता है। क्लियर है? सबसे पहले फिर हम लोग बात करते हैं, कोई रिएक्शंस रैंडमली ले लेते हैं। मान के चलो CH3C और यहाँ पे ले लेते हैं CH2 और इधर ले लेते हैं हम CH3, इधर ले लेते हैं Cl और इधर ले लेते हैं CH3। ठीक है, ऐसा ले लेते हैं। हालांकि ये दोनों तो सेम ही बन जाएगा ना, तो फिर हम लोग कुछ अलग कर लेते हैं। अब अलग कर लेंगे, मान के चलो इसके पास CH2 कर देते हैं, उसको रहने दो, चेंज इसको कर देते हैं, यहाँ पर कर देंगे CH, इधर लेते हैं CH3 और इधर भी कर देते हैं CH3। क्लियर है? अगर ऐसा रहेगा तब अब हम लोग चेक करके देखते हैं कि अगर ऐसा रहा, अब यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH। आपको याद हो जाना चाहिए, दिमाग में फिट हो जाना चाहिए कि KOH अगर कभी भी अल्कोहलिक में डाला रहे तो ये हमेशा डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। कैसे करता है समझ में आ रहा है? पूरा बेसिक से बता रहे हैं, अगर इतना नॉर्मल भी नहीं समझ पा रहे हो तो फिर दिक्कत होगा। ठीक है, चलो अब हम लोग जानते हैं सर जब भी ये होगा Cl को पहले हटाएगा, Cl इससे हटा, अब इसके बगल वाला जो भी कार्बन रहेगा वहाँ से कौन हटता है? हाइड्रोजन भी हटता है। अब वो हाइड्रोजन हट करके फिर उस कार्बन से जहाँ हाइड्रोजन लगा था और जहाँ से हाइड्रोजन हट रहा है उसके पास क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। तो वहाँ से हम लोग को अल्किन का फॉर्मेशन होता है। लेकिन जहाँ एक से ज़्यादा अल्किन बनने की संभावना हो तो वहाँ पे वही प्रोडक्ट बनता है जहाँ पे अल्किन ज़्यादा स्टेबल हो। तो ज़्यादा स्टेबल को चेक कैसे करते हैं? जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा देखने को मिले। तो जैसे इस कंडीशन पे अगर देखोगे तो यहाँ से देखोगे तो ये कार्बन से हम लोग को हटेगा, इसका अल्फा हाइड्रोजन मतलब अल्फा, या फिर डायरेक्टली बोलो इसके बगल वाला कार्बन कितना है? एक तो यहाँ से भी अल्किन बन सकता है, एक यहाँ से भी बन सकता है और एक यहाँ से भी बन सकता है। क्या इसका तीनों कंडीशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कि सर आप बोले थे यहाँ से Cl हटेगा, इसके बगल वाला जो भी कार्बन होगा वहीं से हम लोग को क्या होगा? हाइड्रोजन हटेगा। तो एक बार यहाँ से भी हट सकता है, यहाँ से भी हट सकता है और यहाँ से भी हट सकता है। तो मतलब तीनों जगह से हम लोग को अल्किन बन सकता है। अब एक एक करके सभी प्रोडक्ट को बना लेते हैं और देखते हैं उसका स्टेबिलिटी कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा मेजर बनेगा। जैसे मान के चलो इस प्रोसेस को 1 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 2 और इसको मान लेते हैं 3। अगर पहला वाला कंडीशन के अनुसार देखोगे प्रोडक्ट बना करके तो देखो क्या बनेगा। यहाँ पे हम लोग को बनने वाला है ऐसा CH3C, यहाँ पे डबल बॉन्ड C
H और यहाँ पे बनेगा CH3 और इधर तुम्हारा क्या है CH3 और यहाँ पे क्या है CH3। ये तो पहला प्रोडक्ट बनेगा। कैसे देखो, यहाँ वाला से हाइड्रोजन हटाएंगे तो यही दुइयों के पास हम लोग को क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बना दिए। क्लियर है। अब चलते हैं हम लोग दूसरा प्रोडक्ट में। अगर हम लोग दूसरा प्रोडक्ट में चलेंगे तब हम लोग को कैसा बनेगा, तो यहाँ वाला हाइड्रोजन हटेगा और ये दोनों के बीच में क्या बनेगा, डबल बॉन्ड। तो इसका मतलब इसका अगर बनाने जाओगे तो यहाँ पे बनेगा CH2 डबल बॉन्ड C और ऊपर हम लोग को बन रहा है क्या चीज़, CH2, इधर बन रहा था CH3, नीचे था CH, इधर था CH3 और नीचे क्या था CH3। ये चीज़ हम लोग को बन जाएगा। एक और प्रोडक्ट बन रहा है जिसका हम लोग नंबरिंग क्या दिए हैं, 3 नंबर। इसका हम लोग प्रोडक्ट बना के देख लेते हैं। इसका मतलब यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा सर और ये दोनों के बीच में क्या बनेगा, डबल बॉन्ड। चलो बना करके देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग को होगा CH3C, ऊपर चल जाएगा CH2, यहाँ पे हो जाएगा CH3, नीचे हम लोग को डबल बॉन्ड बन जाएगा। कार्बन के पास हाइड्रोजन एक था, गैप हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा CH3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3। हम लोग के पास 3 ही कंडीशन था, इसके अलावा और भी कंडीशन नहीं है जहाँ पर हम लोग को बन सके अल्केन। तो सर अभी तक प्रोडक्ट हम लोग के पास 3 बन गया, तीनों में डिसाइड करना है कि कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल है। स्टेबिलिटी चेक करने का एकमात्र जरिया जाके अल्फा हाइड्रोजन चेक करो। चलो देख लेते हैं। और अल्फा हाइड्रोजन को चेक करने का तरीका है कि जहाँ जहाँ तुम्हारा डबल बॉन्ड बना है, जिस जिस कार्बन के पास, उसको पहले घेर लो। इसको भी घेर लोगे। इसके पास कहाँ बन रहा है, ये दोनों कार्बन के पास। क्लियर है। अब देखेंगे कि जहाँ जहाँ वो डबल बॉन्ड बनाया है उस कार्बन के बगल वाला कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन और उसके पास जो हाइड्रोजन होते हैं उसी को बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो देखना है कि जिस कार्बन के पास, या मतलब कि जिस अल्किन के पास सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन हो तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। जैसे कि अगर इसके पास चलोगे तो कौन कौन अल्फा हो जाएगा, इसके बगल वाला हो जाएगा अल्फा, इसके बगल वाला हो जाएगा अल्फा, इसके बगल वाला हो जाएगा अल्फा। क्लियर है। अब ये सब नहीं है अल्फा, ये सब बीटा हो जाएगा। तो हम लोग को सिर्फ और सिर्फ अल्फा को देखना है। तो इसके पास देखोगे तो इधर लेफ्ट साइड तो कुछ है नहीं, तो अल्फा तो रहेगा नहीं। इधर वाला देखेगा तो अल्फा, इधर वाला देखेगा तो ये हो जाएगा अल्फा। इसके पास जाओगे तो ये हो जाएगा अल्फा, ये हो जाएगा अल्फा और ये भी हो जाएगा अल्फा और ये भी क्या हो जाएगा, अल्फा। अरे होगा कि नहीं, इस कार्बन के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। तो अब देखते हैं कार्बन को, मतलब कि हाइड्रोजन को काउंट करके। अगर इस कंडीशन पे जाओगे तो यहाँ पे देखो कितना हाइड्रोजन, 3, यहाँ पे कितना 3, मतलब 6 और 1 यहाँ, तो टोटल कितना निकलेगा, इसके पास 7 गो अल्फा हाइड्रोजन देखने को मिला। अगर इसके पास जाओगे तब इधर था कुछ है भी नहीं, इधर जाओगे तो 2 और इधर जाओगे तो 1, मतलब टोटल कितना मिल रहा है, 3 गो अल्फा हाइड्रोजन मिल रहा है। इसके पास जाओगे तो इधर 3, इसके पास 2, इसके पास 3, इसके पास 3, तो 3 3 6 3 9 और 2 कितना 11, मतलब इसके पास हम लोग चल रहे हैं तो हम लोग को कितना मिल रहा है, अल्फा हाइड्रोजन 11 को मिल रहा है। इसके पास 11, इसके पास 3, इसके पास 7। बताओ सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, ये वाला। बात को समझ रहे हो। तो हम लोग को जो फॉर्मेशन होगा अल्किन का, ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, होगा कौन वाला, ये वाला। मतलब जो हम लोग पाथ नंबर 3 से चलते, वो पाथ नंबर 3 हम लोग को क्या होगा, सही होगा। क्या हम लोग इसका अगर ऑर्डर भी बताना चाहता कि कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, तो स्टेबिलिटी में ये सबसे ज़्यादा, उसके बाद ये, उसके बाद ये। बात समझ में आ रहा है। ये तो एकदम बहुत ना के बराबर बनेगा, ये कुछ हद तक बनेगा और यही हम लोग को सबसे ज़्यादा बनेगा। तो अगर हम लोग को प्रोडक्ट बनाना है कि मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो इसको बनाना भी नहीं है, इसको भी नहीं बनाना, बनाना किसको है, इसको, क्योंकि ये हम लोग को क्या है, मेजर प्रोडक्ट बन रहा है, क्योंकि इसके पास स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। ये बात समझ में आया। तो अभी हम 3 को एग्जाम्पल को ले करके समझाएं कि कहाँ से एलिमिनेशन रिएक्शंस होता है। अगर जहाँ पे एक से ज़्यादा पॉसिबल हो रहा है अल्किन बनने का, तो हम लोग किसको डिसाइड करेंगे कि कौन वाला अल्किन सबसे ज़्यादा स्टेबल है या फिर कौन सा हम लोग सबसे ज़्यादा मेजर प्रोडक्ट होगा। तो उसके लिए हम लोग अल्फा हाइड्रोजन चेक करते हैं, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा, उसका अल्किन भी क्या होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, मतलब वही अल्किन हम लोग को क्या होगा, बनेगा। उम्मीद है आप लोग को बहुत ही बेहतरीन तरीका समझ में आया होगा। बार बार बोल रहे हैं, एक्वस KOH या फिर सिर्फ KOH रहे तो उसका मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, उसमें SN2 रिएक्शन होता है, मतलब वहाँ पे डायरेक्टली जाता है, Cl को हटाकर कौन जुड़ेगा, OH। लेकिन जब एल्कोहलिक KOH रहता है तो हम लोग को ये प्रोसेस होता है, यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाता है। यहाँ पर कुछ जुड़ेगा नहीं, बल्कि वहाँ से दोनों निकाल देगा, हाइड्रोजन भी निकालता है, हाइड्रोजन भी निकालता है, और वहाँ पे क्या बनता है, डबल बॉन्ड का। डबल बॉन्ड बनता है तो उसका स्टेबिलिटी चेक करना पड़ता है कि जो सबसे ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट हम लोग को वही मेजर बनेगा। उम्मीद है बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, और इससे रिलेटेड कभी भी अगर सवाल आएगा तो वहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, गलती नहीं करेंगे। चलो इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो इसका, क्योंकि ये नोट्स में लिखा हुआ नहीं होगा इसका रिएक्शन, तो वहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। बाकी हम आगे बात करते हैं।
तो यहाँ पे गड़बड़ मत कर देना, यहाँ पे लिख देना कि ये भी हम लोग को नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, ये हम लोग को बनेगा। समझ में आ रहा है? यही हम लोग को क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट। और नहीं तो पता चलेगा कि लिखिए नहीं पा रहे हैं यहाँ पे कि कौन क्या है, सिर्फ इसी तरह से उतार देंगे तो बाद में फिर कन्फ्यूज होते रहेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो इधर भी हम लोग को नहीं बनेगा, इधर भी नहीं बनेगा, बनेगा कहाँ पे, यहाँ पे हम लोग को प्रोडक्ट बनेगा। चलो अब हम लोग देखेंगे कि जब अल्काइल हैलाइड को हम लोग मेटल के साथ रिएक्शंस कराते हैं तो हम लोग को क्या क्या प्रोडक्ट बनता है। मेटल का यहाँ पे यूज करेंगे 3 चीज़, एक करेंगे हम लोग सोडियम के साथ, एक करेंगे हम लोग मैग्नीशियम के साथ, और एक करेंगे जिंक के साथ। और देखेंगे क्या क्या हम लोग को प्रोडक्ट बनता है। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि उर्ज रिएक्शंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हम लोग को एग्जाम में नेमिंग रिएक्शंस में पूछता है कि उर्ज रिएक्शन पे शॉर्ट नोट्स लिखो और इसका रिएक्शन सहित वहाँ पे वर्णन करो। ठीक है, तो उर्ज रिएक्शंस आखिर होता क्या है। तो जब हम लोग अल्काइल हैलाइड को सोडियम के साथ रिएक्शंस कराते हैं, किसके साथ कराते हैं, सोडियम के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो वहाँ से हम लोग को प्रोडक्ट मिलता है डबल मेंबर का। कहने का मतलब जितना मेंबर का कार्बन पहले लेते हैं उसी का जस्ट डबल कार्बन का हम लोग को अल्केन मिलता है, या फिर एक तरह से बोलो कि वहाँ पे हायर मेंबर का मिलता है, कार्बन मिलता है, मतलब अल्केन मिलता है। तो इसी रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, उर्ज रिएक्शन। अब कहने का मतलब समझिए, इसका रिएक्शंस को समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं और पूछने की चांसेस बनता है। ठीक है, और इसका रिएक्शन तो हम लोग बहुत जगह यूज करेंगे। सबसे पहले जैसे कि हम लोग बात करते हैं, ऐसा छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं पहले, CH3, यहाँ पर ले लेते हैं Cl, इसी को बोलेंगे अल्काइल हैलाइड। अगर इसको हम लोग रिएक्शंस कराते हैं सोडियम के साथ, किसके साथ कराते हैं, सोडियम के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, किसके प्रेजेंस पे, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। ये किसके प्रेजेंस में है ये भी नहीं भूलना है। ठीक है, तो जब अल्काइल हैलाइड को रिएक्शंस करवाते हैं सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो हम लोग को क्या होता है, यहाँ पे अगर एक कार्बन का लिए हैं तो वो हम लोग को 2 कार्बन का क्या मिल जाएगा, अल्केन मिल जाएगा। कहने का मतलब जो एक कार्बन था, एक कार्बन और जुड़ जाएगा, यहाँ पे क्या बना देगा, अल्केन बना देगा। जैसे यहाँ पे क्या था, मिथाइल क्लोराइड, यहाँ पे क्या बन गया, इथेन बना दिया। यहाँ पे 1 कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन, और इसका क्या बन गया, 2 कार्बन का अल्केन बन गया, मतलब सिंगल बॉन्ड वाला है। क्लियर है? तो ये हम लोग को यहाँ से क्या बनता है, प्रोडक्ट। और स्टार्ट प्रोडक्ट में जो बनता है वो यहाँ से Na रहता है और यहाँ से कौन निकल जाता है, Cl, तो यहाँ पे बना देता है वो NaCl बना देता है। क्लियर है? अब इसको करना क्या है, बैलेंस। अगर बैलेंस करोगे तो पता चलेगा यहाँ पे 2 देना पड़ेगा, यहाँ पर 2 देना पड़ेगा, और यहाँ पर भी कितना देना पड़ेगा, 2। तब हम लोग जा करके वो क्या होगा, बैलेंस होगा। कहने का मतलब अल्काइल हैलाइड को 2 मोल लेते हैं और 2 मोल कितना लेना पड़ता है, सोडियम को, तब हम लोग को प्रोडक्ट बनता है 1 मोल इथेन, या फिर जितना भी कार्बन का रहेगा उसका डबल कार्बन का अल्केन मिलेगा, और 2 मोल बाहर निकल जाता है क्या, NaCl। तो हम लोग को यहाँ पे याद रखना है कि जब जितना भी हम लोग अल्काइल हैलाइड लेंगे उसको अगर हम लोग सोडियम के साथ रिएक्शंस कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो वहाँ से हम लोग को जितना कार्बन का अल्काइल हैलाइड रहेगा उसका जस्ट डबल। अगर 2 कार्बन रहे तो हम लोग को 4 कार्बन का मिलेगा, 4 कार्बन ले रहे हैं तो 8 मिलेगा, 3 ले रहे हैं तो 6 मिलेगा, 1 ले रहे हैं तो 2 मिलेगा। अगर मान के चलो 100 कार्बन का लेंगे तो हम लोग को कितना मिल जाएगा, 200 कार्बन का अल्केन मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? तो हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग सोडियम के साथ रिएक्शंस कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो हम लोग को क्या मिलता है, डबल, मतलब उसका जस्ट डबल कार्बन का क्या मिल जाता है, अल्केन मिलता है। तो इसी रिएक्शंस को एक नेमिंग रिएक्शन से जाना जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, उर्ज रिएक्शन बोलते हैं। सर इसका रिलेशन अगर और भी हम लोग रिएक्शंस अगर पढ़ना चाहे तो हम लोग बोल सकते हैं ऐसा, मान के चलो CH3 CH2 CH2, 3 कार्बन का ले लिए, यहाँ पे मान के चलो Cl, इसको अगर रिएक्शंस करा देंगे हम लोग सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे देखो कितना कार्बन था, 3 कार्बन, तो अभी प्रोडक्ट कितना मिलेगा, 6 कार्बन का। तो अगर कभी भी हम लोग को इस तरह से डबल कार्बन करने की ज़रूरत पड़े तो हम लोग किसका यूज करेंगे, पहले हम लोग अल्काइल हैलाइड ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अल्काइल हैलाइड कहीं से निर्माण करेंगे, अल्काइल हैलाइड से जस्ट क्या करेंगे, सोडियम के साथ रिएक्शन करा करके उसको डबल का फॉर्मेशन कर देंगे। तो इससे हम लोग को क्या बन रहा है, जस्ट डबल। जैसे यहाँ पे 3 कार्बन था, अभी कितना कार्बन का प्रोडक्ट बन गया, 6 कार्बन का, और बगल में हम लोग को क्या बन जाएगा, Na, और यहाँ पे जो भी लिया रहेगा हैलोजन, जैसे Br रहता तो Br बनाता, अभी Cl लिया तो क्या बनेगा, Cl। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगता है, यहाँ पर 2 लगता है, और यहाँ पे कितना बन जाएगा, 2 हो गया। इसी रिएक्शंस को किस नाम से जाना जाता है, उर्ज रिएक्शन। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हम लोग को रिएक्शन है, नेमिंग रिएक्शन, इसको याद कर लेना बहुत ज़रूरी है। क्लियर है? चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो।
अब देखो जब हम लोग मैग्नीशियम के साथ रिएक्शंस कराते हैं, देखो सोडियम का कहानी समझ में आ गया कि वो जस्ट क्या करता है, डबल। लेकिन जब मैग्नीशियम का यूज करेंगे तब हम लोग को क्या होगा, तो मैग्नीशियम हम लोग को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन करता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप किसको बोल रहे थे, जिसमें से आर रहता था, Mg रहता था और यहाँ पे कोई हैलोजन रहता था। इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव। इसी को क्या बोलते थे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जो पिछले लेक्चर्स में भी हम बता चुके थे। ठीक है, तो ये भी हम लोग को वही चीज़ बनाएगा। कहने का मतलब जब हम लोग अल्काइल हैलाइड लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर रहेगा RCl मान के चलो, इसको अगर रिएक्शंस कराएंगे हम लोग मैग्नीशियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में जब हम लोग मैग्नीशियम के साथ रिएक्शंस करते हैं तो ये मैग्नीशियम ये दोनों के बीच में घुस जाएगा, और घुसेगा तो हम लोग को इधर R रह जाएगा और बीच में घुस जाएगा, कौन चल जाएगा यहाँ पे, मैग्नीशियम, और इधर कौन हो जाएगा, Cl। तो इसके ऊपर पॉजिटिव और इसके ऊपर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और इसी को बोलते हैं हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या जो बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है। तो जब हम लोग मैग्नीशियम के साथ रिएक्शंस कराते हैं कोई भी अल्काइल हैलाइड का, तो उतना कार्बन का क्या बना देगा, वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना देगा। तो क्या मैग्नीशियम का कहानी समझ में आ रहा है ना, बैलेंस करके देखो तो बैलेंस ही है, इसमें 2-3 लगाने की जरूरत नहीं है। सोडियम में जरूरत होता है हम लोग को बैलेंस करने का। तो सोडियम के साथ कराते हैं तो वहाँ पे डबल कार्बन बना करके अल्केन बना देता है। लेकिन जब मैग्नीशियम के साथ करते हैं तो जहाँ हैलोजन होता है, कार्बन रहता है, वो दोनों के बीच में कौन घुस जाता है, मैग्नीशियम, और किसका फॉर्मेशन कर लेता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप समझना चाहे, जैसे मान के चलो यहाँ पे CH3 CH2 और यहाँ पर ले लो Br ऐसा करके, और यहाँ पर अगर मान के चलो मैग्नीशियम घुसा दिए, मैग्नीशियम के साथ रिएक्शंस करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो देखो हम लोग का प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये मैग्नीशियम कहाँ घुस जाएगा, ये हैलोजन और कार्बन के बीच में। तो यहाँ पे 2 कार्बन था तो 2 कार्बन लिख लो, CH3 CH2 बीच में घुस जाएगा मैग्नीशियम, और उसके बगल में कौन आ जाएगा, Br। तो इसके ऊपर पॉजिटिव होता है, इसके ऊपर नेगेटिव होता है। इसी को बोलेंगे हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलेंगे। क्या चीज बोलेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या बात समझ में आया। तो ये रिएक्शंस हम लोग को आगे चल करके काम भी देगा, बहुत बार पूछा भी है, क्लियर है। तो इसको भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका डिफिनेशन वगैरह सारा कुछ लिखा हुआ है कि जब हम लोग अल्काइल हैलाइड को रिएक्ट करवाते हैं मैग्नीशियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो हम लोग को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन होता है, क्लियर है। उसी प्रकार से सोडियम वाला भी लिखा गया। अब हम लोग बात करते हैं किसका, जिंक का। चलो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलो जब हम लोग रिएक्शंस करवाते हैं जिंक के साथ तब क्या होता है, तो जैसे हम लोग सोडियम का कहानी कर रहे थे उसी प्रकार से किसका काम होता है, जिंक का। बस वहाँ पे जैसे हम लोग सोडियम का लेते थे तो किसी के प्रेजेंस में लेते थे, जैसे कि हम लोग क्या लेते थे, ड्राई ईथर। लेकिन जिंक में किसी तरह का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसमें डायरेक्टली अगर हम लोग जिंक के साथ रिएक्शंस कराते हैं तो हम लोग को क्या बन जाता है, तो हम लोग को डायरेक्टली जितना कार्बन का जो रहेगा अल्काइल हैलाइड उसी का जस्ट क्या बना देगा, डबल कार्बन का अल्केन बना देगा। कुल मिलाकर के जैसे उर्ज रिएक्शन काम कर रहा था, कहने का मतलब जिसमें सोडियम के साथ रिएक्शन करवा रहे थे उससे जो प्रोडक्ट बन रहा था उसी प्रकार कौन बनाता है, जिंक भी। कहने का मतलब जब हम लोग मान के चलो ऐसा करते हैं CH3 CH2 और यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन ले लो, मान के चलो यहाँ पे Cl लिए, इसको अगर हम लोग रिएक्शंस करवा देते हैं जिंक के साथ तो हम लोग को क्या होता है, जैसे जिंक के साथ करेंगे चाहे सोडियम के साथ करेंगे तो वो एक ही जैसा रिएक्शन करता है। कहने का मतलब यहाँ 2 कार्बन था, 2 कार्बन के बदले कितना कार्बन कर देगा, 4 कार्बन, मतलब CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे क्या बना देगा, CH3। तो यहाँ पे जितना भी कार्बन का अल्काइल हैलाइड होगा उसका जस्ट डबल का हम लोग को क्या देगा, अल्केन देगा। तो ये हम लोग को रहा अल्काइल हैलाइड, कितना, 2 कार्बन का, कितना मिला, 2 कार्बन का। और यहाँ पर हम लोग मिल रहा है क्या चाहिए, अल्केन, कितना कार्बन का, 4 कार्बन का। तो देख रहे हो, समझ में आ रहा है कि जो भी हम लोग को सोडियम के साथ, बस सोडियम के साथ फर्क क्या था कि यहाँ पे हम लोग ड्राई ईथर ले रहे थे, इसमें कोई लेना उना नहीं होता है। डायरेक्टली अगर जिंक के साथ हम लोग रिएक्शन कर रहे हैं तो फिर वही रिएक्शन को हम लोग काम कर लेगा। और ये जो नेमिंग रिएक्शन कहलाता है उसको बोलते हैं फ्रैंकलैंड रिएक्शन। क्या बोलते हैं, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। जब सोडियम के साथ करते थे तब उर्ज रिएक्शन, जब जिंक के साथ ऐसा प्रोसेस हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। और कहीं ना कहीं इसमें लिखा होगा, नोट्स में भी लिखा हुआ होगा कि ये भी ट्रीट करता है कैसा, ट्रीट लाइक या फिर एज, जो भी लिखना है, कैसा, उर्ज रिएक्शन।
उसी के जैसा ये भी क्या करता है, ट्रीट करता है। समझ में आ रहा? तो ये था हम लोग को केमिकल प्रॉपर्टीज़, जितने भी हम लोग को पढ़ना था, जो हम लोग को इस चैप्टर में यूज होने वाला, वो सारा कुछ हम लोग कवर कर लिए। बस अब हम लोग को क्या है, सबसे पहले आपको फोकस कहाँ करना है, SN1 और SN2। SN1 में कौन कौन आता था, वाटर और अमोनिया, उसका कैसे रिएक्शंस होता था समझ में आ गया, क्योंकि वहाँ पे कार्बोकैटायन बनता था। कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी गेन कराना पड़ता है, रीअरेंजमेंट कराना पड़ता है, ये सारा कुछ आपको क्लियर होगा। ज़्यादा जो रिएक्शन मिलेगा वो रहेगा SN2 का। SN2 में बस वही नेगेटिव पॉजिटिव जा करके डायरेक्टली जाना, हाईलाइट को हटा करके उसके साथ जोड़ देना। बात समझ में आ रहा है? जैसे एक एग्जांपल लेकर के आपको बताते हैं, क्लियर है, ताकि आपको थोड़ा सा पता चल सके। बाकी हम लोग जब रिएक्शंस करेंगे तो बहुत सारे रिएक्शंस करने वाले हैं, तो वहाँ पे प्रैक्टिस ऑटोमेटिक हो जाएगा। कहने का मतलब मान के चलो ऐसा रहेगा, CH3 CH2 और यहाँ पर रह गया Cl, ये रिएक्शंस करा दे रहा है। मान के चलो ऐसा, यहाँ पर रह गया सोडियम और यहाँ पर रहा OCH3, या फिर और लंबा ले लेते हैं CH2 CH3, ऐसा। ये भी वहाँ पे रिएजेंट का यूज किया गया है, आप देखेंगे नोट्स में तो वहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये भी ट्रीट करता है हम लोग को SN2 रिएक्शन के जैसा। कैसे? आपको बोले थे कि अरे वाटर मिले, अमोनिया मिले तभी SN1, बाकी जो भी मिलेगा सब क्या कहलाएगा, SN2। अब देखो इसमें चार्ज, सोडियम जब भी दिखता है तो इसके ऊपर चार्ज कितना आता है, पॉजिटिव। तो इसके बगल में कौन दिख रहा है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के ऊपर क्या दिखेगा, नेगेटिव, मतलब ऑक्सीजन इन लोग के साथ हम लोग को जुड़ा हुआ है। अब जैसे यहाँ पे नेगेटिव दिखा, यहाँ पे क्या है, पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। ये उठ करके आएगा, इसके पास अटैक करेगा, ये कहाँ चल जाएगा, बाहर। तो देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, इधर क्या हम लोग को CH3 है, इधर CH2 था। अब यही कार्बन के साथ कौन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन, तो इसके साथ कौन बना लेगा, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ा था, ये सारा कुछ, तो यहाँ पे क्या जुड़ा था, CH2 और क्या बना था, CH3। लो, कोई टफ है क्या, नहीं है। अरे तो इसी तरह से बस पॉजिटिव नेगेटिव बस हाइड्रोजन का हटा देना, बाकी जो भी कचरा रहेगा उसको जाकर के वहाँ पे जोड़ देना। क्लियर है? तो वहाँ पर भी लिखा होगा कि ये चीज़ हम लोग यूज करते हैं, तो यहाँ से हम लोग को क्या मिलता है, रिएजेंट। यहाँ से जो न्यूक्लियोफाइल मिलता है वो हम लोग को मिलता है O पे नेगेटिव, यहाँ से मिलता है CH2 और क्या मिलता है, CH3। बस ये तो उसी प्रकार से जो चार्ट लिखा हुआ था पता है, उसको जा करके रिएक्शंस करवा करके प्रोडक्ट बना लेना है। बाकी हम लोग बहुत सारा प्रैक्टिस करने वाले हैं, वहाँ से हम लोग और भी बेहतर से समझेंगे। खैर कोई बात नहीं, बस अब आप लोग को काम क्या करना है, जितना भी हम लोग अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं, चाहे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हो, चाहे इसका केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो, ये दोनों कंठस्थ आपको दिमाग में बैठा लेना है। चाहे इसके लिए 2 घंटा पढ़े, चाहे 4 घंटा पढ़े, लेकिन ऐसा हमें नहीं लगता, अगर आप रेगुलर फॉलो कर रहे होंगे लेक्चर्स को, तो लेक्चर्स के दौरान ही आपको समझ में आ गया होगा और उसको याद भी हो गया होगा। बस थोड़ा मोड़ा कॉपी खोलने की ज़रूरत पड़ेगा। तो जितना ज़्यादा हो सके, जैसे ऑफलाइन में अगर आप पढ़ते रहते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, हम अपनी तरफ से प्रेशर दे करके आप लोग को याद करवा लेते क्लास में। लेकिन अभी तो वैसा फिजिकली रूप से आपके सामने है नहीं, तो पता नहीं चल पा रहा है कि कौन स्टूडेंट कितना मेहनत कर रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो जो कमज़ोर होते थे उन लोग को हम लोग ज़्यादा फोकस करके उन लोग से भी याद करवा ही देते हैं। लेकिन आप वहाँ पे अपने घर में है तो हम वहाँ से पॉसिबल ही नहीं है कि आपको ज़्यादा ट्रीट कर सके, ज़्यादा हम डांट सके ऐसे करके। तो आपको बस ईमानदारी पूर्वक यहाँ पे काम करना है, क्योंकि एग्ज़ाम आपके सामने है। तो सामने भैया तो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना है। अब ऐसा नहीं कि आज पढ़ लें तो इसको 1 महीना बाद हम लोग इसको याद करेंगे, ऐसा करोगे तो फिर मूर्खता वाला काम होगा। क्योंकि ऑर्गेनिक आज पढ़ रहे हो, कल नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं रहेगा आपके हाथ में। इसको बार बार रिवीजन करते रहना होगा। हम यहाँ पे पढ़ाने का तो सिंपल लैंग्वेज में समझा रहे हैं सारा कुछ ईजिली मेथड से, लेकिन अगर आप इसको बार बार रिपीट नहीं करोगे, समझते नहीं जाओगे, याद नहीं करोगे, तो फिर वही क्या फ़ायदा, जो पहले नहीं जान रहे थे पढ़ने के बाद भी नहीं जानेंगे। बात समझ में आ रहा है? इसलिए ऑर्गेनिक को बार बार रिपीट, सिर्फ ऑर्गेनिक ही नहीं, चाहे वो इनऑर्गेनिक हो चाहे वो फिजिकल हो, बार बार नोट्स को रिवीजन करते रहिए पढ़ने के बाद, क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय भी नहीं है। चलो हाँ, तो हमें बोलना था कि जो भी हम लोग रिएक्शंस पढ़ रहे थे हेलो अल्किन हेलो अरीन चैप्टर्स में, तो जिसमें से हेलो अल्किन पार्ट्स को हम लोग उठाए, जिसमें से क्लासिफिकेशन पढ़ लिए, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ लिए, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़े, उसका केमिकल प्रॉपर्टी देखे, केमिकल प्रॉपर्टी भी हम लोग समाप्त कर लिए। क्या कर लिए? समाप्त। जैसे हम लोग रिएक्शंस तो पढ़ते हैं 3 गो, एलिमिनेशन, एडिशन और क्या चीज़, सब्स्टिट्यूशन। लेकिन सभी में सभी तरह के रिएक्शंस को हम लोग पढ़ते नहीं। जैसे यहाँ पे क्या पढ़े हम लोग, पढ़े सब्स्टिट्यूशन, फिर क्या पढ़े, एलिमिनेशन, बस खत्म। इसके ज़्यादा हम लोग को पढ़ना नहीं है। उसके अलावा अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो हम लोग हेलो अरीन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इतना ही रिएक्शन पढ़ना है और इतना ही रिएक्शन से हम लोग को क्वेश्चन पूछते रहता है। एक पार्ट हम लोग खत्म हो गया, दूसरा पार्ट बचा है हेलो अरीन। इसको हम लोग 2 लेक्चर्स में कवर करके इसको भी हम लोग समाप्त करने वाले हैं। तो आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हेलो अरीन। अब पहचानते कि आखिर हेलो अरीन होता क्या, इसका क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, आइसोमेरिज्म वगैरह ये सब होगा कि नहीं होगा, ये सारा कुछ हम लोग डील कर लेते हैं। उसके बाद उसका नोमेनक्लेचर देखेंगे, आगे फिर हम लोग स्टडी करना स्टार्ट कर देंगे, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे,
फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी, कल के लेक्चर्स में समाप्त हो जाएगा ये भी चैप्टर। उसके बाद पढ़ेंगे अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। तो आपको टेंशन नहीं लेना कि चैप्टर हम लोग कैसे कवर करेंगे यार, बोले ना 15 तारीख तक हम लोग निपटा देंगे पूरा ऑर्गेनिक, टेंशन मत लो। 1-2 दिन डिले हो सकता है अगर बीच में मुझे काम पड़ गया तो, और नहीं तो हम लोग आराम से इसको कवर कर ही लेंगे। चलो अब हम लोग शुरू करते हैं हेलो अरिन चैप्टर को। तो चलो जल्दी जल्दी इसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं। आज इसका पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट को हम लोग कवर कर लेंगे, नोमेनक्लेचर वगैरह सारा कुछ लिख करके। उसके बाद हम लोग डायरेक्टली प्रिपरेशन में पहुंच जाएंगे। ठीक है, देखते हैं समय बचा तो प्रिपरेशन भी हम लोग स्टार्ट कर ही देंगे आज के ही लेक्चर्स में। सबसे पहले देखो हेलो अरिन। हेलो अरिन आखिर होता क्या है? जैसे हेलो अल्किन का बात कर रहे थे, उसमें बोले कि कोई भी हम लोग को अल्केन रहेगा कार्बन का चेन, उसमें अगर हम लोग को हैलोजन जुड़ा हुआ रहे तो वैसे ही कार्बन को या फिर वैसे ही कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे? हेलो अल्केन बोलेंगे। लेकिन वहाँ पे शर्त था हेलो अल्केन में कि वहाँ पर जो आर लिख रहे थे ये आर में क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग को ओपन चेन वाला रहता, हमेशा क्या देखने को मिलता है? ओपन चेन। या तो फिर इसके साथ और भी देखने को मिलेगा जैसे साइक्लिक के रूप में जो रिंग के टाइप पे होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को साइक्लिक भी मिलता है। क्या चीज़ मिलता है? साइक्लिक भी। तो साइक्लिक कंपाउंड मिलता है, ओपन चेन वाला भी मिलता है। अगर उन लोग में हम लोग को लगा रहे क्या चीज़? हम लोग को हेलोजन लगा रहे तो वैसे कंपाउंड को क्या बोलते थे? हेलो अल्केन। अब हेलो अरिन क्या है? तो हेलो अरिन के लिए कंडीशन है कि वहाँ पे बेंजीन होना ही होना है। बेंजीन के लिए जैसे यहाँ पे देखो, इस नाम को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो यहाँ से ही समझ में आएगा। इसका नाम रहा हम लोग को हेलो प्लस यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम लोग? अरिन बोल रहे हैं। तो हेलो का मतलब होता है हेलोजन। क्या होता है? हेलोजन। और ये जो अरिन होता है इसका मतलब होता है बेंजीन। क्या होता है? बेंजीन। तो कोई भी बेंजीन में हैलोजन लगा हुआ हो तो वैसे कंपाउंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं? हेलो अरिन बोलते हैं। एग्जाम्पल समझ लो, जैसे मान के चलो ये हम लोग बेंजीन छाप दिए, शर्त है हेलो अरिन तभी बोलेंगे जब वहाँ पे बेंजीन दिखाई दे। तो बेंजीन को हम लोग ऐसा 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 भी करके दिखाते हैं, या फिर इसी के लिए हम लोग क्या दिखा देते हैं, क्योंकि सभी जगह डी लोकलाइज होता है तो इसी चलते इसको क्या बोलते हैं? ऐसा गोल दिखा देता है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बेंजीन। या फिर ऐसा रहेगा तब भी क्या बोलते हैं? बेंजीन। दोनों चीज़ क्या है? सेम है। अगर ये बेंजीन में कहीं पर भी हैलोजन लगा रहे, इसमें भी कहीं भी हैलोजन लगा रहे, तो इसके पास 6 पोजीशन होते हैं, क्योंकि 6 कार्बन को मिल करके हम लोग को क्या बनता है? बेंजीन। तो 6 कार्बन पे कहीं पर भी अगर आपको हैलोजन देखने को मिल रहा है तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़? हेलो अरिन बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? हेलो अरिन। हेलो अरिन का मतलब ये होता है कि बेंजीन में हम लोग को हैलोजन लग जाना। तो अगर कोई भी बेंजीन में हैलोजन लगा हुआ है तो वैसे ही कंपाउंड को क्या बोलते हैं? हेलो अरिन बोलते हैं। क्लियर है? आता है? खत्म। अब इसका अगर क्लासिफिकेशन देखेंगे, जैसे हम लोग पढ़े थे हेलो अल्किन में कि हैलोजन के बेसिस पे कि मोनो, डाई, ट्राई, हेक्सा ऐसे करके, तो यहाँ पर भी हम लोग इसको क्लासीफाई कर सकते हैं कि जिसमें से अगर एक हैलोजन लगा रहे, जिस बेंजीन में एक हैलोजन लगा रहे तो उसको क्या बोलेंगे? मोनो हेलो अरिन। अगर 2 गो रहा तो क्या बोलेंगे? डाई हेलो अरिन। 3 गो रहा तो ट्राई हेलो अरिन। अगर उससे ज़्यादा रहा तो उसको बोलेंगे पोली हेलो अरिन बोलेंगे। क्लियर है? तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ से सवाल कभी पूछता नहीं कि कौन होगा डाई, कौन होगा मोनो। अरे यार इतना तो हम लोग को कॉमन सेंस है ना कि इतना हम लोग समझ जाएंगे। क्लियर है? तो ये क्लासिफिकेशन वगैरह हम लोग करने वाला यहाँ पे ज़्यादा है नहीं। उसके बाद इस तरह से हम लोग क्लासिफिकेशन इसका कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद सेकेंड पार्ट क्या होता है? नोमेनक्लेचर। तो जब हम लोग नोमेनक्लेचर की बात करते हैं तो अब यहाँ पे समझिए, अगर यदि अच्छा एक चीज़ और, इसका जब क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो यूज कर ही देते हैं। जैसे वहाँ पर हम लोग देखे थे 2 चीज़, एक देखे थे अलाइलिक पोजीशन। क्या चीज़ बोले थे? अलाइलिक पोजीशन बोले थे हेलो अल्केन में, और एक बोले थे विनाइलिक पोजीशन। ये दोनों में अंतर क्या था? जब हम लोग विनाइलिक का बात करते थे यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता था, उसी के साथ अगर कभी हैलोजन लग जाए तो ये ग्रुप को हम लोग पूरा क्या बोलते हैं? विनाइलिक पोजीशन बोलते हैं। इसके लिए बोले थे कि जब हम लोग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो तो उसी कार्बन पे कोई ग्रुप ना लगना हो, उसके बगल वाला जो कार्बन रहेगा उसमें अगर कोई हैलोजन वगैरह कुछ लगा है तो इस पूरे पोर्शन को क्या बोलते हैं? अलाइलिक। उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम लोग बात करते हैं। एक मिनट, वीडियो कट तो नहीं रहा?
हाँ, तो हम लोग बात क्या कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोग दो पोजीशन के बारे में बात किए थे पीछे क्लास में भी, ठीक है, मतलब पीछे चैप्टर में, जिसमें हम लोग देख रहे थे हेलो अल्किन। तो उसमें दो कार्बन के बेसिस पे जहाँ पे अल्किन बनता था, उसी के बेसिस पे कुछ पोजीशन का नाम दिया गया था, जो क्लासिफिकेशन में हम लोग पढ़े थे, जहाँ से हम लोग अलाइलिक और विनाइलिक पोजीशन देखे थे। उसी प्रकार से हम लोग देख रहे थे बेंजीन में देखेंगे। तो बेंजीन में भी देखो दो पोजीशन को कहेंगे कि सबसे पहले देखो ये कार्बन कार्बन के पास डबल बॉन्ड है, अगर यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग को कोई हैलोजन लगा रहता है तो ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये जो पोर्शन, इसी को हम लोग कैसा ट्रीट कर रहे हैं, कुछ कहीं ना कहीं हम लोग इसको विनाइलिक के जैसा, कि देखो जहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रहता था तो उसी अगर हैलोजन लगता था, लेकिन ये ओपन चेन में रहता था तो उसको बोलते थे विनाइलिक। और जब ये बेंजीन में रहे, और बेंजीन में अगर कहीं भी डबल बॉन्ड वाला के साथ ही अगर डायरेक्टली, मतलब कुल मिलाकर समझो, जब बेंजीन में ही डायरेक्टली हैलोजन लगा रहे तो ये पूरे पोर्शन को क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे अराइल। क्या बोलेंगे, अराइल पोजीशन बोलेंगे। क्लियर है, यहाँ पे बोलते थे विनाइल, यहाँ पे क्या बोलेंगे, अराइल। उसी प्रकार से जब अलाइलिक पोजीशन देखते थे, जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है वहाँ पे नहीं, उसका बगल वाला एक कार्बन में जा करके कोई हैलोजन वगैरह लगता था तो उस पोर्शन को पूरा क्या बोलते थे, अलाइलिक। उसी प्रकार से जब बेंजीन का कहानी होता है, जैसे कि यहाँ पर बेंजीन छापे हैं, इसका यहीं पे डायरेक्टली नहीं, इसमें मान कर चलो एक और कार्बन लगा रहे और इसमें कोई ग्रुप अगर आकर लगे जैसे हैलोजन वगैरह, तो अभी इसमें बात करेंगे कि ये जो पूरा पोर्शन कहला रहा है, ये पूरे पोर्शन को हम लोग बोलते हैं बेंजाइलिक पोजीशन। क्या बोलते हैं इसको, बेंजाइलिक पोजीशन बोलते हैं। तो इसको अराइल, जो यहाँ पे विनाइल होता था उसको बोलते हैं अराइल, जो यहाँ पे अलाइल होता था उसको बोलते हैं बेंजाइल। क्लियर है यहाँ तक है। हालांकि इसके बारे में हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन क्लासिफिकेशन की बात करें तो थोड़ा सा याद हो गया कि अच्छा ये चीज़ भी बताना जरूरी है तो बता दिए, ठीक है। बाकी ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिएगा, इस सारा कुछ हम लोग फिर से बात करने वाले हैं। चलिए, तो हम लोग अभी तक समझ गए हैं कि हेलो अरीन आखिर होता क्या, कि कोई भी बेंजीन का रिंग में अगर हैलोजन लग गया है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेलो अरीन बोलते हैं। अब रहा बात इसका नोमेनक्लेचर डायरेक्टली, क्या हम लोग बात करते हैं नोमेनक्लेचर। देखो अब हम लोग बहुत ही फास्ट पढ़ने वाले हैं चैप्टर्स को, क्योंकि अब हम लोग को यहाँ पे ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं है। जो भी स्टार्टिंग का चैप्टर ही हम लोग क्या लगता है, ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही बेसिक चीज़ों को बताना पड़ता है, जैसे न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इस तरह को बहुत कुछ हम लोग को बताना पड़ता है। उसके बाद हम लोग को थोड़ा रिएक्शन को जानने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अब कोई दिक्कत नहीं, बेसिक हम लोग को कंप्लीट है, अब हम लोग थोड़ा सा लेवल को क्या करेंगे, जल्दी जल्दी कवर करते चल जाएंगे। तो अब यहाँ पे देखो नोमेनक्लेचर, हम लोग जानते हैं कि नोमेनक्लेचर में दो चीज़ होता है, एक होता है IUPAC नेम और एक होता है उसमें कॉमन नेम होता है। क्लियर है। अब देखो जब इसमें IUPAC नेम लिखेंगे तो इसका लिखने का तरीका, सबसे पहले नंबरिंग देते हैं, क्या चीज़ देते हैं, नंबरिंग, और यहाँ पर लिखते हैं हेलो, क्या चीज़ लिखते हैं, हेलो। उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं हम लोग बेंजीन, क्या चीज़ लिखते हैं, बेंजीन लिखते हैं। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर अब इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं फिनाइल, क्या चीज़ लिखते हैं, फिनाइल। बेंजीन के लिए क्या लिखते हैं, फिनाइल। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, हैलाइड लिखेंगे, क्या चीज़ लिखेंगे, हैलाइड लिखेंगे। क्लियर है। अब इसका नाम लिखना सीखते हैं, सबसे पहले एग्जाम्पल के तौर पर। अब यहाँ पर समझिए कि एक एग्जाम्पल लेते हैं इस प्रकार से, यहाँ पर ले लेते हैं Cl। अब इसी को हम लोग देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले इसका नाम लिखना चाहते हैं हम लोग IUPAC नेम। IUPAC नाम लिखोगे तो सबसे पहले देखो कौन सा पोजीशन है, तो बेंजीन में कहीं से भी स्टार्ट करोगे तो वो पहला पोजीशन ही होगा। तो यहाँ पे पहला पोजीशन पे क्या है, Cl। तो पहले क्या लिखना पड़ता है, नंबर। नंबर कितना पोजीशन पे, 1 पोजीशन, तो लिखेंगे 1 पोजीशन पे हेलो। हेलोजन में कौन है अभी, Cl, तो Cl के लिए क्या लिखेंगे, क्लोरो लिखेंगे। तो 1 पे क्या होगा, क्लोरो। अब ये पूरा बेंजीन के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, पूरा बेंजीन ही लिखते हैं। क्लियर है। उसके बाद इसका जब हम लोग कॉमन नेम लिखते हैं तब देखो क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लोग बेंजीन का ही नाम लिखते हैं। और बेंजीन को कभी भी हम लोग क्या लिखते हैं, पहले नाम लिखते हैं तो उसको बेंजीन नहीं लिखते हैं, या फिर बेंजाइल नहीं लिखते हैं। बेंजाइल का मतलब कुछ और होता है। तो हम लोग जब बेंजीन को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं, फिनाइल लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फिनाइल, क्या लिखेंगे, फिनाइल। उसके बाद Cl है तो Cl के लिए हैलाइड के रूप में लिखना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, क्लोराइड लिखेंगे। तो यहाँ पे बोलेंगे क्या चीज़, फिनाइल क्लोराइड। क्लियर है यहाँ तक। चलो, तो इस प्रकार से हम लोग को क्या करना है, नाम लिखना है। उसके अलावा अगर आपके पास और भी एग्जांपल देना चाहे तो बहुत कुछ दे सकते हैं हम लोग। यहाँ पर मान के चलो Cl है, यहाँ पर मान के चलो Br है। अब इसका नाम लिखना है, नाम लिखेंगे सबसे पहले मान के चलो IUPAC नाम लिखना है।
अब कैसे लिखते हैं, अब तो दो दो हैलोजन आ गया है। तो इसमें बोले थे कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जाना है, जिसका अल्फ़ाबेटिकल पहले आता है उसका नाम पहले। तो इसका मतलब सी आता है पहले कि बी आता है, पहले बी आता है। तो इसमें नंबरिंग में हम लोग दोनों इधर से करेंगे तो 1 पोजीशन 2 पोजीशन, और इधर से करेंगे तो 1 पोजीशन 2 पोजीशन, लेकिन पहले किसको 1 पोजीशन दे, जिसका अल्फ़ाबेट में पहले नाम आता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 2 ऐसे करके। तो यहाँ पर नाम लिखेंगे तो बोलेंगे 1 पे क्या हो जाएगा, ब्रोमो, क्योंकि यहाँ पर भी हम लोग चलते नंबरिंग तो दे दिए, साथ ही साथ यहाँ पे नाम के अनुसार इसका बी से और इसका क्या चाहिए सी से, पहले कौन लिखेंगे बी वाला। तो लिखेंगे 1 पे ब्रोमो, उसके बाद क्या लिखेंगे 2 पे क्लोरो लिखेंगे, उसके बाद बेंजीन के लिए क्या लिखेंगे, बेंजीन लिखेंगे। हालांकि आप लोग को बोला गया था कि 3 लेक्चर देख लीजिएगा नोमेनक्लेचर वाला, वहाँ पे देखे होंगे। तो हेलो अल्केन और हेलो अरिन दोनों का वहाँ पे बताया गया था नोमेनक्लेचर, आप वहाँ पे बेहतरीन तरीक़ा से सीख चुके हैं। नहीं तो जा करके IUPAC वाला जो प्लेलिस्ट बना है वहाँ पे जाइए, 7 8 9 या फिर 8 9 10 है, वहाँ पे जाकर के देख लीजिएगा। हेलो अल्केन हेलो अरिन लिखा हुआ है थंबनेल में, तो वहाँ पे जाकर के उसका नोमेनक्लेचर सीख लीजिएगा वहाँ पे बेहतरीन तरीका से, क्योंकि यहाँ पे समझाया नहीं जा सकता है, क्योंकि वो 11th का पोर्शन है, तो हम ही बताएं वहाँ पे। तो वहाँ पे जाकर के सीख सकते हैं अगर डिटेल में, अगर आपको आता है तो ठीक है, और नहीं आता है जाकर के वहाँ पे बेसिक से सीख लीजिएगा कैसे नाम लिखते हैं। अब इसका अगर हम लोग मान के चलो कॉमन नेम लिखेंगे, तब हम लोग क्या करेंगे, तब कॉमन नेम जब लिखने जाते हैं तो वहाँ पे ऑर्थो मेटा पारा ये सब पोजीशन हम लोग आने लगता है, या फिर यहीं पर भी हम लोग लिख सकते थे ऑर्थो मेटा पारा, ऐसे यूज कर सकते हैं। अब क्या होता है ऑर्थो मेटा पारा, इसका हम थोड़ा सा नॉलेज देंगे, ठीक है। अब इसका अगर हम लोग कॉमन नेम लिखेंगे तो कॉमन नेम लिख सकते हैं, फिनाइल लिख करके फिर क्या लिखेंगे ब्रोमाइड, और क्या लिखेंगे क्लोराइड लिखेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं। खैर हम लोग को कॉमन नेम ज़्यादा ज़रूरत पड़ता नहीं है, हम लोग को सिर्फ और सिर्फ क्या ज़रूरत पड़ेगा, IUPAC नाम पड़ेगा। अब यहाँ पे दो चीज़ बात किए, एक हम लोग बात किए उसका पोजीशन को लेकर के, पोजीशन क्या था, ऑर्थो था, मेटा था, पारा था। तो सबसे पहले हम लोग जिक्र करते हैं कि ऑर्थो क्या होता है, मेटा क्या होता है, पारा क्या होता है, क्योंकि ये हम लोग को पूरा नोमेनक्लेचर में या फिर पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग को पीछा नहीं छोड़ेगा, ये बार बार हम लोग के सामने दिखाई देगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑर्थो मेटा पारा, और ये जब भी यूज होता है वो कोई भी बेंजीन के लिए यूज होता है। किसके लिए होता है, बेंजीन के लिए। अब ये देखो बेंजीन है, बेंजीन में कहीं भी कोई ग्रुप लग जाएगा, जैसे यहाँ पे ग्रुप करने का मतलब कुछ भी लग जाए, चाहे कार्बन लग जाए, चाहे हैलोजन लग जाए, चाहे कोई भी फंक्शनल ग्रुप लग जाए, तो उसके रिस्पेक्ट में जिस पोजीशन पे वो लगा है उस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं इप्सो। उसको क्या बोलते हैं, इप्सो पोजीशन बोलते हैं। उसी के बगल वाला जो कार्बन रहता है उसको बोलते हैं ऑर्थो, उसको क्या बोलते हैं, ऑर्थो। उसके बाद जो रहता है उसको बोलते हैं मेटा, उसको क्या बोलते हैं, मेटा। और जो नीचे वाला होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पारा बोलते हैं। नंबरिंग दोगे तो नंबरिंग के अनुसार समझो, यहाँ पर हम लोग को पहला पोजीशन, दूसरा पोजीशन, तीसरा पोजीशन, चौथा पोजीशन। तो जो पहला पोजीशन वही होगा जहाँ जिस कार्बन के पास कोई फंक्शनल ग्रुप लगेगा या फिर कोई भी ग्रुप लगेगा, तो जिस कार्बन पे वो डायरेक्टली जुड़ा है तो वहीं पे तो हम लोग नंबरिंग देते थे, तो नंबरिंग 1 यहीं से देंगे। तो जिस कार्बन को 1 पोजीशन देता है उसको इप्सो बोलते हैं। खैर इसका हम लोग ज़्यादा यूज होने वाला नहीं है। उसके अगल बगल चाहे इधर से काउंट करो चाहे इधर से करो तो बात भी वही पहुंचेगा। तो ये दूसरा और दूसरा, ये पोजीशन और ये पोजीशन दोनों सेम पोजीशन होता है बेंजीन में, तो ये दोनों पोजीशन को किस नाम से जाना जाता है, ऑर्थो। ये जो तीसरा पोजीशन और इधर से तीसरा पोजीशन होता है उसको किस पोजीशन से जानते हैं, नाम से मेटा। और जो चौथा पोजीशन होता है उसको किस नाम से जानते हैं, पारा। अब ये जो पारा होता है इसको स्मॉल लेटर P से दिखाते हैं, मेटा को स्मॉल लेटर M से, ऑर्थो को स्मॉल लेटर O से दिखाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे उस पोजीशन को जैसे 1 2 3 ऐसा नहीं, डायरेक्टली हम लोग ऑर्थो मेटा पारा यूज करेंगे। जैसे कि एक नाम हम लोग ले लेते हैं, ऐसा करके। अब यहाँ पे हम लोग नाम देंगे, तो सबसे पहले आपको पता है कि ये दोनों में जाएंगे तो पहला नंबर हम लोग को कहाँ होगा, यहाँ पे, और यहाँ पे दूसरा। अब मान के चलो इसका नाम हम लोग को लिखने जा रहा है, तो नाम हम लोग कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि 1 पोजीशन और 2 पोजीशन, 1 पोजीशन पे ब्रोमाइड है और मतलब ब्रोमो है, दूसरा पोजीशन पे क्लोरो है, तो ऐसा भी लिख सकते हैं। जैसे इसका नाम आप लिखने जाएंगे तो क्या लिखेंगे, 1 पे लिखेंगे आप ब्रोमो, 2 पोजीशन पे क्या लिखेंगे, क्लोरो लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, बेंजीन लिखेंगे। अरे यही ना नाम लिखेंगे। या फिर इसी का नाम लिख सकते हैं आप ऑर्थो पोजीशन, क्या लिखेंगे, ऑर्थो पे, यहाँ पर आप लिखेंगे क्लोरो, या यहाँ पे लिखेंगे ऑर्थो पे लिख करके यहाँ पर ब्रोमो, क्लोरो और क्या लिखेंगे, बेंजीन लिखेंगे।
ऐसा लिख देंगे तब भी आप समझ में आ जाएगा कि ये जो ऑर्थो पोजीशन पे है लिखा हुआ कौन, ब्रोमो और क्लोरो। तो ऑर्थो पोजीशन कहने का मतलब किसी के भी रिस्पेक्ट में वहाँ पे लेंगे तो पहला पोजीशन और दूसरा पोजीशन जो रहेगा उस पोजीशन को ही क्या बोलते हैं, ऑर्थो। कहने का मतलब ऑर्थो तो हम लोग इस पोजीशन को बोलते हैं किसके रिस्पेक्ट में, अरे इसी का रिस्पेक्ट में बोले होंगे, या फिर इसके रिस्पेक्ट में ये दूसरा पोजीशन हो जाएगा था इसके रिस्पेक्ट में बोले हैं तो इसके रिस्पेक्ट में दूसरा पोजीशन को क्या बोलते हैं, ऑर्थो बोलते हैं। उसी तरह से 1 और 3 पोजीशन पे रहे तो उसके लिए क्या बोलते हैं, मेटा लिखते हैं। अगर 1 पोजीशन और 4 पोजीशन पे रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, पारा बोलते हैं। क्या बात समझ में आ रहा है? तो ऑर्थो किसको बोलते हैं, मेटा किसको बोलते हैं, पारा किसको बोलते हैं, क्या समझ में आ गया? चलो, अगर ये बात समझ में आ गया तो उम्मीद करते हैं कि नोमेनक्लेचर भी थोड़ा थोड़ा समझ में आ ही गया होगा। बाकी डिटेल में जैसे छोटा छोटा तो बता ही दिए कि इस प्रकार का हम लोग को नाम आएगा, इसको हम लोग को सीख लेना है। बाकी और भी डिटेल से अगर आपको कुछ नहीं आता है, बेसिक भी नहीं पता है कि कैसे नोमेनक्लेचर लिखते हैं बेंजीन वाला रिलेटेड से, तो आप जाइए IUPAC का जो प्लेलिस्ट बना है उसमें जाइए, जो आपको रिकमेंड किया गया था उसमें जा कर के लेक्चर नंबर 6, 7, 8, 9, 10 उनमें से जा कर के देखिएगा कि थंबनेल में लिखा रहेगा नोमेनक्लेचर ऑफ किसका, हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन। तो जहाँ पे लिखा होगा उस वीडियो को देख लीजिएगा, वहाँ पे सारा बेसिक से बताया गया। वहाँ पे ऑर्थो क्या होता है, मेटा क्या होता है, पारा क्या होता है, ये सारा कुछ बता करके नाम कैसे लिखते हैं वो सारा कुछ एक एक करके बताया गया। ब्रांच वगैरह इस सब का नाम कैसे लिखते हैं वो सारा कुछ वहाँ पे डिटेल में कवर किया गया। तो यहाँ पे हम लोग को समय बचाना है, ठीक है। चलो, तो ये रहा हम लोग को नोमेनक्लेचर लिखने का तरीका। अब हम लोग आगे चल करके देखो, नोमेनक्लेचर तो हम लोग सीख गए। अब इसमें जब आइसोमेरिज्म की बात करते हैं तो आइसोमेरिज्म यहाँ पे हम लोग को पढ़ना नहीं होता है, आइसोमेरिज्म यहाँ पे पढ़ना नहीं होता है, ठीक है। तो अब हम लोग डायरेक्टली इसका जो क्लासिफिकेशन होता है वो क्लासिफिकेशन हम लोग पूरी कवर कर चुके हैं। क्लासिफिकेशन में हम लोग को यहाँ से सवाल पूछेगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ सवाल पूछेगा तो नोमेनक्लेचर से। कहाँ से पूछेगा, नोमेनक्लेचर से। तो वो नोमेनक्लेचर पार्ट आपका जिम्मेवारी है, आप कैसे कवर करेंगे। आप जा करके वीडियो देख लीजिए, या तो फिर आपको आता है तो बहुत अच्छा बात है, नहीं आता है तो वो 3-4 वीडियो जो है उसको आप जा करके देख सकते हैं। क्लियर है? अब हम लोग बात करेंगे इसका मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। क्या बात करेंगे, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। अब इसका मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन को देखेंगे। इसका मतलब जो हेलो अरीन के बारे में पढ़ रहे हैं तो हेलो अरीन का फॉर्मेशन कैसे करेंगे। तो हेलो अरीन का फॉर्मेशन करने के लिए हम लोग 3-4 यहाँ पे रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं, जिसमें से 2 बहुत ही फेमस रिएक्शंस हैं। जो क्या क्या होता है, एक होता है हम लोग को सैंडमेयर रिएक्शंस और एक होता है हम लोग को गाटरमैन रिएक्शन। ये दोनों हम लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि और एक और है हम लोग को हंसडीकर रिएक्शन, तो उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। तीनों का तीनों नेमिंग रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, तीनों रिएक्शंस हम लोग को एग्जाम में पूछता है, इसको हम लोग को याद कर ही लेना है। जिसमें से सबसे पहला हम लोग बात करते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। किसका बात करते हैं हम लोग, सैंडमेयर रिएक्शंस का। अब ये सैंडमेयर रिएक्शंस क्या है और इसमें जितना इंपॉर्टेंट लगाना है उतना इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्ज़ाम में आया है, आएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि इस तरह का रिएक्शंस आपका एग्जाम में फिर से दोबारा पूछेगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव में हो चाहे वो सब्जेक्टिव में हो, कहीं ना कहीं ये सब घुसेगा ही घुसेगा। तो हम लोग को शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आता है तो ये सारा कुछ आपको पता होना ही चाहिए। अब देखो सैंडमेयर रिएक्शंस में करते क्या है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लेते हैं, एक जो रिएक्टेंट जो यूज करते हैं वो रिएक्टेंट यहाँ पे डायजोनियम साल्ट लेते हैं, बेंजीन डायजोनियम साल्ट। अब यहाँ पे एक टर्म्स के बारे में आपको सीखना है, बेंजीन डायजोनियम साल्ट। अब देखो ये बेंजीन डायजोनियम साल्ट होता है क्या है, उसको रिप्रेजेंटेशन समझ लीजिए कि एक बेंजीन लगा रहता है। क्या रहता है, बेंजीन। बेंजीन में यहाँ पर क्या रहेगा, N2 रहेगा। क्या रहेगा, N2। और यहाँ पर कुछ भी रहेगा, जैसे Cl भी रह सकता है, या तो फिर यहाँ पे हम लोग को कुछ भी हो सकता है। अरे N2Cl कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है, कोई हम लोग को हेलोजन रह सकता है, चाहे Br रहे, Cl रहे, चाहे कुछ भी रहे, या फिर यहाँ पे रिप्रेजेंट में X रहेगा। तो ये हम लोग को क्या होता है, डायजोनियम साल्ट होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायजोनियम साल्ट। इसके ऊपर देखोगे तो ये पॉजिटिव रहेगा और ये नेगेटिव में रहेगा, तो हम लोग को ऐसा भी दिखने को मिल सकता है N2Cl। तो इसी को हम लोग बोलते हैं डायजोनियम साल्ट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायजोनियम साल्ट बोलते हैं। तो जब ये बेंजीन डायजोनियम साल्ट होता है, ये रिएक्शंस कराता है 2 चीज़ से। एक हम लोग HBr या फिर HCl के साथ यहाँ पे रिएक्शंस करवा सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ
अब किसके साथ, तो दो चीज़ यहाँ पे बताया था, एक कॉपर का यूज करता है, एक क्यूप्रस क्लोराइड का यूज करता है। कहने का मतलब समझिएगा, जैसे कि जब हम लोग को सैंडमेयर रिएक्शंस आया था, मतलब ये जो हम लोग को साइंटिस्ट था, ये हम लोग को लिया था क्या चीज़, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को, मतलब किसको लिया था, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट को लिया था। कहने का मतलब यहाँ पे N2Cl लिया था, क्लियर है। इसको रिएक्शंस करवा रहा था HBr के साथ, किसके साथ करा रहा था, HBr या फिर HCl ले लीजिए, जो भी लेना है। चलो यहाँ पे हम लोग HCl ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, HCl। जब हम लोग N2Cl को रिएक्शंस कराते हैं, मतलब कि जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को जब हम लोग रिएक्शंस करवाते हैं किसके साथ, HCl के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ किसका, क्यूप्रस क्लोराइड, मतलब Cu2Cl2, या फिर इसी को आप लिख सकते हैं यहाँ पे CuCl, ये दोनों बात एक ही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जब हम लोग क्यूप्रस क्लोराइड को लेते हैं तब हम लोग को देखो क्या होता है, यहाँ पे डाइजोनियम साल्ट लिए, उसको रिएक्शंस करवा रहे हैं HCl के साथ, और किसके प्रेजेंस में, Cu2Cl2 के साथ, या तो फिर आप लिख सकते हैं वहाँ पे कॉपर क्लोराइड लिख सकते हैं। क्यूप्रस क्लोराइड इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉपर क्लोराइड, क्योंकि यहाँ पे 2 हट चुका है, तो बात दोनों एक ही चीज़ करता है, दोनों का कहने का मतलब एक ही है, लेकिन वहाँ पे हम लोग क्यूप्रस क्लोराइड को ही ज़्यादा लेकर के चलते हैं। इसको भी लिखा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यहाँ पे रिएक्शन करता कैसे है, ये जो N2Cl जो यहाँ पे चल रहा है, वो देखो क्या क्या हम लोग को बनेगा। अब यहाँ से हम लोग को बाहर क्या होगा, ये जो दोनों चीज़ देख रहा है, ये दोनों हम लोग यहाँ से रिमूव होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जा करके Cl जुड़ जाएगा HCl वाला। तो यहाँ से देखो हम लोग को क्या होता है, ऐसा था, N2Cl हट करके यहाँ पे क्या लग जाएगा, Cl, और प्लस में ये जो N2 था, N2 हम लोग को यहाँ से N2 गैस निकल जाता है। ये किस फॉर्म में रहता है, गैस फॉर्म में, और ये क्या हो जाता है, उड़ जाता है। तो यहाँ पर देख रहा है कि जो प्रोडक्ट हम लोग को बन रहा है वो बेंजीन में क्या लग गया, डायरेक्टली क्लोरीन। तो इसका मतलब इसी को तो बोलते थे हेलोअरीन बोलते थे, क्या बोलते थे, हेलोअरीन। हेलोअरीन क्या बोलते हैं, बेंजीन में क्या लग जाना, क्लोरीन लग जाना, ब्रोमीन लग जाना, आयोडीन लग जाना, या फिर फ्लोरीन लग जाना, मतलब कोई भी हैलोजन का लग जाना बेंजीन में, वही कंपाउंड क्या कहलाता है, हेलोअरीन। तो क्या हेलोअरीन का फॉर्मेशन नहीं कर लिए, कर लिए। कहाँ से, जब हम लोग बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लिए, क्या चलिए हम लोग बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब देखो इसका नाम में कंफ्यूज मत होना, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट भी बोलते हैं क्योंकि ये साल्ट के तौर पर होता है। अब यहाँ पर देखो अगर Cl लग जाता है तो इसी को बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बोलते हैं, अगर Br आता तो बेंजीन डाइजोनियम ब्रोमाइड बोलते हैं, आयोडीन आता तो बेंजीन डाइजोनियम आयोडाइड बोलते हैं। तो बेंजीन डाइजोनियम साल्ट भी बोल सकता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये भी लिख सकता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हम यूज कर दे रहे क्या, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इसलिए कर दिए क्योंकि यहाँ पे बेंजीन डाइजोनियम साल्ट भी लिख सकते थे, लेकिन देख रहे हैं Cl है तो उसका पूरा नाम लिख दिए। इसमें खाली लिख देंगे BDC भी रहेगा तो समझ में आ जाना, इसको शॉर्ट में लिखेगा BDC, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ठीक है। तो ये आपके लिए थोड़ा सा नया जिंदगी में देखने को मिल रहा है, तो इसको थोड़ा सा दिमाग में बिठा लीजिएगा। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड या फिर बेंजीन डाइजोनियम साल्ट हम लोग को इस प्रकार से रिप्रेजेंट होता है। उसको जब हम लोग HCl या फिर HBr के साथ रिएक्शंस करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड, तो हम लोग को क्या होता है, हेलोअरीन का फॉर्मेशन होता है, बगल में क्या निकलता है, N2 गैस निकलता है जो उड़ जाता है। तो यहाँ से हम लोग हेलोअरीन का फॉर्मेशन कर लिए। तो इस सिनेमिक रिएक्शंस को, अब यहाँ पे देखो, इस सिनेमिक रिएक्शन को क्या जानते हैं हम लोग, सैंडमेयर रिएक्शन जानते हैं। क्या जानते हैं, सैंडमेयर रिएक्शन। अब एक और साइंटिस्ट आया था इसी के समय, अब एक और साइंटिस्ट आया था, उसका नाम था हम लोग को गाटरमैन रिएक्शन। उसका नाम क्या था, गाटरमैन रिएक्शन। अब यहाँ पे समझते जाइएगा, जब हम लोग को गाटरमैन रिएक्शंस था, वो भी हम लोग को इसी रिएक्शंस को जो सैंडमेयर रिएक्शंस करके गया था, एक्सपेरिमेंट करके गया था कि इस तरह से हम लोग रिएक्शन को करवाएंगे तो हम लोग को ये चीज़ का फॉर्मेशन होगा। तो ये हम लोग को बताया था सैंडमेयर। लेकिन कुछ दिन बाद, कुछ सालों बाद हम लोग के पास कौन आया, गाटरमैन नाम का एक हम लोग को साइंटिस्ट आया, जो क्या किया, इसी रिएक्शन को जो सैंडमेयर करके गया था, इसी रिएक्शन को वो दोबारा दोहराया। लेकिन ये क्या किया, जो N2Cl जो यहाँ पे ले रहा था, कहने का मतलब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड था, उसको रिएक्शन करवा रहा था HCl के साथ ही, तो उसके प्रेजेंस जो ले रहा था वो क्यूप्रस क्लोराइड लिया था, कौन, सैंडमेयर, इतना बड़ा मॉलिक्यूल कंपाउंड को लिया था। लेकिन जो गाटरमैन था ये क्या बोला कि हम कुछ नहीं करेंगे, हम यहाँ पर सिर्फ क्या करेंगे, HCl लेंगे, ये लेंगे, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अगर कॉपर रख देंगे फिर भी हम लोग को ये रिएक्शंस बन करके वही प्रोडक्ट देगा। यहाँ पर देखो सिर्फ ये कॉपर ले रहा है, कौन, गाटरमैन, लेकिन यहाँ पे क्या लिया था, सैंडमेयर, Cu2
Cu2Cl2 या तो फिर यहाँ पे CuCl। अब इसको हटा देते हैं क्योंकि ये हम लोग को वही चीज़ होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो, जब हम लोग को लिया था सैंडमेयर Cu2Cl2 का प्रेजेंस लेता था, और यहाँ पे जब गाटरमैन आया वो सिर्फ और सिर्फ किसका यूज किया, कॉपर का। तो ये भी हम लोग को प्रोडक्ट यही देता है। क्या देता है? यहाँ पे बेंजीन था, यहाँ पर हम लोग को Cl था, और हम लोग को क्या निकल रहा था, N2 गैस निकल रहा था। तो यहाँ पर देखो कि जब हम लोग को गाटरमैन यूज किया था यही रिएक्शन सेम था, सिर्फ वो किसके प्रेजेंस में, कॉपर। लेकिन जब सैंडमेयर लिया था तो वो किसके प्रेजेंस में लिया था, Cu2Cl2। तो ये दोनों रिएक्शन सिमिलर होता है, बस देखो थोड़ा सा वो क्या किया, छेड़छाड़ कर रहा था, बन गया, तो उसका भी साइंटिस्ट का क्या हो गया, नाम हो गया। किस नाम से जाना गया, गाटरमैन रिएक्शन। जो कि कुछ किया, कुछ वैसा नहीं किया, सिर्फ क्या किया, कॉपी किया पूरा पूरी। सिर्फ वहाँ पे थोड़ा सा चेंज क्या किया कि जो जिसके प्रेजेंस में लेकर के उसको रिएक्शंस करवा रहा था, सैंडमेयर यूज किया था क्यूप्रस क्लोराइड, और ये जाकर के सिर्फ क्या किया, इतना लेने की कोई ज़रूरत है, सिर्फ कॉपर लो बन जाएगा। तो इतना सा के लिए उसको एक अलग से एक्सपेरिमेंट हो गया, और इसलिए उसका नाम से उसका रिएक्शंस को रखा गया। जैसे कि इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, गाटरमैन रिएक्शन, और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, सैंडमेयर रिएक्शन। तो यहाँ से दो मेथड है, दोनों मेथड से हम लोग क्या करते हैं, तो हेलो अरिन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। क्लियर है? अब थोड़ा सा देख लेते हैं वीडियो का लेंथ कितना है, उसके अनुसार हम आगे बात करेंगे। क्लियर है? चलो, तो हम लोग के पास ज़्यादा समय है नहीं क्योंकि 1 घंटा हो ही गया है, तो ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है। देखो दिक्कत क्या होता है ना, अपलोड करने में बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है, तो कोई बात नहीं। और वैसे हम लोग हेलो अल्केन को आज ख़त्म किए हैं। अब यहाँ से हम लोग को हेलो अरिन कंप्लीट कर रहे हैं धीरे धीरे, जिसमें से हम लोग मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देख रहे थे, जिसमें से हम लोग देखे कि 2 तरीका से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, हालांकि और भी तरीका है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में बात करेंगे। तो अभी देखें कि सैंडमेयर रिएक्शंस और गाटरमैन रिएक्शंस के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, हेलो अरिन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। कैसे? जब सैंडमेयर कराते हैं तो उसमें हम लोग लेते हैं HCl के साथ या फिर HBr के साथ। उसी प्रकार से जब हम लोग गाटरमैन भी लेता है तो वो भी क्या यूज करता है, HCl या फिर HBr। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, प्रेजेंस, किसके प्रेजेंस में करवा रहा है। सैंडमेयर लेता है क्यूप्रस क्लोराइड का, लेकिन जब गाटरमैन आया वो सिर्फ और सिर्फ कॉपर का यूज किया, और दोनों का प्रोडक्ट क्या बनता था, सेम बनता था। रिएक्टेंट भी सेम, रिएजेंट भी सेम, प्रोडक्ट भी सेम, बस सिर्फ किसके प्रेजेंस में था वो अलग अलग ले लिया। क्यूप्रस क्लोराइड किसके लिए होता था, सैंडमेयर, और सिर्फ कॉपर किसके लिए यूज हुआ था, गाटरमैन के लिए। यहाँ पे कन्फ्यूजन बार बार रहता है, तो इसको थोड़ा सा आराम से लिख लीजिएगा, नोट्स भेजा हुआ है, तो नोट्स को देख करके पूरा कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है? तो आज का सेशन यहीं पर रहने देते हैं। बाकी जो नेक्स्ट लेक्चर्स रहेगा उसमें हम लोग देखो लगभग हम लोग बहुत कुछ यहाँ पे पढ़ के ख़त्म कर देंगे। हो सकता है कल ही हम लोग को हेलो अरिन चैप्टर भी खत्म कर देंगे, जिसमें से बचा क्या, 1 या 2 हम लोग को और देखेंगे प्रिपरेशन, ऐसे सिर्फ हंसरिकर तक देखेंगे और 1-2 को अगर पढ़ाना है तो पढ़ा देंगे। उसके बाद हाँ मतलब मान के चलो 2 या 3 हम लोग को रिएक्शंस और देखेंगे प्रिपरेशन में। उसके बाद उसका फिजिकल प्रॉपर्टी को देखेंगे, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी में 1 लेक्चर जाएगा, मतलब 2 लेक्चर्स तो लग ही जाएगा। तो बस वैसा ही हम लोग क्या करेंगे, पूरा इस चैप्टर को हम लोग समाप्त कर लेंगे। उसके बाद हम लोग अल्कोहल, फिनॉल, ईथर वगैरह ये सब चलेगा, या फिर देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर्स हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद फिर से हेलो अरिन को मतलब कि अल्कोहल फिनॉल चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है? उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डील करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, NCERT में जितना रिएक्शन है उसको मतलब कि सॉल्व करवाएंगे, कन्वर्जन देंगे, बहुत सारा हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, टेंशन मत लीजिए। ठीक है? तो आज का सेशन यहीं पर रहने देते हैं। बस आप लोग से एक रिक्वेस्ट रहेगा, वीडियो को लाइक किया कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर साझा कीजिए, शेयर कीजिए। जितना लोग हमसे जुड़ेंगे उतना ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलता है, उतना ज़्यादा हम एनर्जी के साथ यहाँ पे पढ़ा पाते हैं। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं इतना तो आपका फ़र्ज बनता है, इतना आप ज़रूर करेंगे। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।